बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए पेपर फर्स्ट का टॉपिक चल रहा था हमारे पास ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी की पहला यूनिट। उसमें हमने मैक्सवेल वेग वितरण नियम को पिछली बार पढ़ा था। अब उसी की एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। कल मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए थे कि आज हम अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, औसत चाल तथा वर्ग माध्य मूल चाल का अध्ययन करेंगे। यहाँ इन तीनों चालों का जो मान है हम किसके लिए निकालेंगे? स्थूल निकाय। स्थूल निकाय या ऊष्मागति में किसको कहते हैं? जो भी निकाय है उसमें गैस भरी हुई है, पदार्थ गैस की अवस्था में है और गैस के अणु बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए हम इसको स्थूल निकाय बोलते हैं। तो जो भी गैस है हमारे पास उसमें चूँकि हमने देखा है कि सारे जो गैस के अणु हैं वो लगातार अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और उनकी जो चाल है वो हमें यहाँ तीन तरह से परिभाषित की गई है: अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल। इन तीनों चालों का अध्ययन करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल का जो वेग वितरण नियम है उसी की ये एप्लीकेशन है। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मैक्सवेल ने क्या कहा था। आप पढ़ चुके हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सवेल ने कहा था कि यदि हमारे पास कोई भी निकाय है गैसीय अवस्था, उसमें यदि उस निकाय यानी गैस के अणुओं का ताप कांस्टेंट रख दिया जाए, यानी ताप एक निश्चित मान का हो, तो उसमें एक निश्चित परास C से C+dc के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की संख्या तथा वर्ग माध्य मूल चाल का मान क्या होगा? निश्चित होगा। फॉर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड the number of molecules will be constant and the RMS velocity will also be constant। ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। और मैक्सवेल की जो समीकरण है और आप पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ का भी आपने अध्ययन किया था। यहाँ पे हम उसी का उपयोग करते हुए मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है इन तीनों चाल के लिए और उनकी क्या परिभाषा है उसको काम में लेते हुए हम सूत्र स्थापित करेंगे। तो नोट्स चूँकि मैंने पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए थे, आपने उनको स्टडी किया होगा, बुक में भी आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से ये क्लास चलेगी। पहले आपको पढ़ना है ताकि ये आपको लेक्चर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, जिसको हम CM लिखते हैं। नीचे सबस्क्रिप्ट अनुलग्न M लगा रखा है C के, इसका मतलब है मैक्सिमम। C चाल को व्यक्त कर रहा है, अदिश राशि है ये। तो यहाँ हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, किस दिशा में चल, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। जिस स्पीड से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, उसके डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। हमें हर टक्कर से पहले, टक्कर के बाद उनकी चाल के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो गैस के अणु जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, यदि उन सभी अणुओं में से हम एक पर्टिकुलर चाल जिस पे सबसे ज़्यादा अणु चल रहे हों, उस चाल को हम क्या कहते हैं? अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। क्योंकि हमने देखा कि गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं, कोई भी स्थिर अवस्था में नहीं है, किसी का वेग भी अनंत नहीं है, यानी जीरो भी नहीं है और अनंत भी नहीं है। इन बिटवीन जीरो और इन्फिनिटी के बीच में उनके मान हैं। तो जीरो और अनंत के बीच में कौन सी चाल अधिकतम प्रसंभाव्य चाल होगी? तो खूब सारी चालें हैं, जैसे C1, C2, C3, C4। तो यदि C1 पे कितने अणु चल रहे हैं, C2 चाल पर कितने अणु हैं, किसी क्षण यदि अगर मापा जाए तो एक ऐसी चाल जिस पे सबसे ज़्यादा अणु चल रहे हों वो है सपोज CM। तो इसको कहते हैं अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, जिस पे उस चाल पर सबसे ज़्यादा अणु चलते हुए पाए जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अर्थात अधिकतम प्रसंभाव्य चाल
CM पर, यानी C इजिकल टू CM रख दें। कहाँ रख दें हम? जो हमारे पास मैक्सवेल वेग वितरण नियम की जो गणितीय समीकरण है वो ये लिख रखी है, FC इजिकल टू 4πN B/π/3/2 e⁻BC² इंटू C²। ये पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था, है ना। FC यहाँ पे प्रायिकता को व्यक्त कर रहा है, C और C प्लस DC के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की प्रायिकता है ये। और राइट हैंड साइड में 4πN आ रहा है, 4π कांस्टेंट है, पाई का मान आप जानते हैं 3.14 होता है। N यहाँ पे प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है। इस समीकरण में दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन के रूप में काम आ रही है। B वहाँ पे नियतांक था जिसका मान आपको पता है, हमने निकाला था 2 kT/m, जो आगे काम में आएगा। और C यहाँ पे चाल को व्यक्त कर रहा है। तो इस समीकरण में यदि C इजिकल टू CM रख दिया जाए तो यह कहता है प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक निश्चित अधिकतम मान हम कह रहे हैं उस चाल पर सबसे अधिक अणु गति कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट हो गए। अधिकतम मान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। मिनिमम मान वो भी कांस्टेंट होता है ना। कोई भी परास ले लें, न्यूनतम और अधिकतम मान को हम क्या मानते हैं? नियतांक मानते हैं। तो यदि C इजिकल टू CM जो कि अधिकतम मान है, पर ये प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम हो जाएगी तो इस FC का यदि C के साथ अवकलन करें, क्योंकि FC प्रायिकता है इस समीकरण के अंदर और वो C पर निर्भर कर रही है, तो यदि FC नियतांक हो जाए तो ये C के साथ उसका अवकलन करें तो वो 0 आना चाहिए। हम जानते हैं किसी भी नियतांक का अवकलन करा जाए तो वो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं dFc/dC शुड बी इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। इफ वी रिप्लेस FC बाय द इक्वेशन 4πN P/π⁴3/2 e⁻BC² C², then it will be like this 4πN B/π⁴/2। ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर चला जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास अंदर इस बड़े कोष्ठक के अंदर दो पद दिख रहे हैं, C² और e⁻BC²। तो जब कोई भी दो पद गुणनफल के रूप में हों और उनका अवकलन किया जाता है तो पहले एक राशि का अवकलन करते हैं दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए, फिर दूसरे का अवकलन करते हैं पहले को कांस्टेंट रखते हुए। तो C² का अवकलन किया हमने, C तो आ जाएगा 2C और e⁻BC² कांस्टेंट। सेकंड पद में C² कांस्टेंट है और e⁻BC² का अवकलन करेंगे तो e⁻BC² का तो वही रहेगा, लेकिन उसकी घात -BC² में C² का 2C हो जाएगा तो आगे आ जाएगा -2BC। ठीक है। तो ये जो समीकरण आ रही है राइट हैंड साइड में चूंकि 0 होगा तो बाहर बड़े कोष्ठक के अंदर 4πN B/π⁴3/2 वो कांस्टेंट है, 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे अपॉन कांस्टेंट तो 0 ही रहेगा। और ये बड़ा कोष्ठक 0 हो जाएगा, उसमें 2C और ये e⁻BC² राइट हैंड साइड में ले जाने पे कट जाएंगे। हमें समीकरण प्राप्त होगा 1 = BC²। उससे क्या मिलेगा? C² = 1/B। तो C क्या हो जाएगा? √1/B। और B चूँकि हम जानते हैं कितना होता है 2 kT/m, जहाँ के वोल्टेज मान नियतांक है, T निकाय का ताप है यानी गैस के अणुओं का ताप है और M गैस के अणुओं का द्रव्यमान है। प्रत्येक अणु, क्योंकि हमारे पास जो भी निकाय ले रहे हैं उसमें एक ही तरह की गैस भरी हुई है, उसका जो प्रत्येक अणु का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट होगा और एक अणु का द्रव्यमान वो स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। और हमने निकाला था कि ये जो स्मॉल b कांस्टेंट है वो √2 kT/ मान रखने के बाद b का मान रखने के बाद जो कि 2 kT/m है, तो Cm आ जाएगा हमारे पास अधिकतम प्रेस संभव्य चाल का मान √2 kT/m। तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी निकाय का जो उसमें गैस के अणु हैं उसमें उनका अधिकतम प्रेस संभव्य चाल का मान किस पर निर्भर करता है? केवल T पर निर्भर। एक ही गैस ले रहे हैं तो m तो चूँकि कांस्टेंट हो गया, अलग अलग गैस लेंगे और ताप कांस्टेंट रखेंगे तो वो हम देख रहे हैं द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी जितनी ज़्यादा भारी गैस होगी उसका ही उतना ही अधिकतम प्रेस संभाव्य चाल कम होगा। हल्की गैस का अधिक, ये तो स्वाभाविक है, हल्के अणु होंगे उनका चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा और जो भारी है उनका कम होगा, जो वो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन ताप पर हम देखें वो वर्गमूल के समानुपाती है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये वर्गमूल यानी कर्ड जो है
स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वक्र के रूप में होगी, जो आगे हम अध्ययन करेंगे। अब सेकंड जो है वो है हमारे पास एवरेज स्पीड, है ना, औसत चाल क्या है ना, वेलोसिटी वेग होता है, वो सदिश राशि है, उसका परिमाण हम कर रहे हैं। औसत वेग का जो परिमाण है वो औसत चाल कहलाएगा। और चूंकि चाल को हम सी से लिखते हैं, औसत के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सी के ऊपर आपने देख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रही है, ये औसत को व्यक्त कराई, यानी सी का औसत मान यानी औसत चाल, चूँकि सी चाल है इसलिए। और हम जानते हैं साइंस के स्टूडेंट कि किसी भी चीज़ का औसत कैसे निकाला जाता है, जिस भौतिक राशि का हम औसत निकालते हैं उसके मानो कि आपने 10 मान निकाले, 10 बार उसका मेजरमेंट लिया, फिर 10 को जोड़ के 10 का भाग दे दिया तो वो औसत कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये एक स्थूल निकाय है और उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में गैस के अणु हैं, प्रत्येक अणु का वेग हम निकालें और 10 की घात 40 में से अणु हैं, तो उन सब का निकाल कर अगर हम योग करना चाहें तो ये उम्र भी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसलिए इसका निकालने का तरीका क्या है, मान लिया कि एक पर्टिकुलर C1 चाल पे कितने अणु चल रहे हैं, DN1, तो उनकी सबकी चालों का योग क्या हो जाएगा, CN/DN1 प्लस C2 चाल पर कितना चल रहे हैं, DN2, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग चाल, तो वो C2/DN2 उनकी चालों का योग हो गया। इस तरह से CN/DN तक हम ले लें, विभिन्न जो चालें हैं उनसे प्राप्त जो अणु हैं उनकी चालों का योग ऊपर इस तरह से आ जाएगा और कुल अणुओं की संख्या नीचे क्या आ जाएगी, DN1 प्लस DN2, जिसको हम गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, समेशन CN/DN, ऊपर उन सब का योग को हम समेशन से लिखते हैं, नीचे समेशन DN, और समेशन DN क्या हो जाएगा, सभी अणुओं के लिए है और एकांक आयतन के लिए हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है ना, वो स्मॉल n है, तो समेशन DN यहाँ पे n के बराबर हो जाएगा, स्मॉल n, तो हर के अंदर क्या आ गया, n, यानी ये बाहर ले जाएंगे तो 1/n और ऊपर आ जाएगा CN/DN। और समेशन को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब ये जो परास है DN1 DN2 एंड सो ऑन जो है उसको DNC कर दें, चूँकि ये C पर निर्भर करता है, तो DNC का मान यदि सूक्ष्म हो तो हम इसको समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सभी संभव मानों के लिए, किसके, C के, और C के संभव मान कितने होंगे, 0 से अनंत तक, इसका समाकलन कर दिया जाए तो C बार का जो फॉर्मूला है, जो परिभाषा से, वो हो जाएगा हमारे पास 1/n 0 to infinity CDNC, है ना। ऊपर राइट हैंड साइड में देखा आपने 1/CNDNC है, वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं अपन, CDNC हो गया, ठीक है, समाकलन 0 से अनंत हो गया। फिर आपने DNC का मान रख दिया, DNC क्या है, उन अणुओं की संख्या है जो C से C+DC परास के मध्य एक निश्चित ताप पर मैक्सवेल ने इसका मान दिया था, तो वो यहाँ से हमने DNC का मान रखा मैक्सवेल वेग वितरण नियम से 4πn B/π3/2 e⁻² जो पहले सबसे पहले मैंने बताया था। हमने अधिकतम प्रवाह संभाव्य चाल में भी इसका मान रखा था, वहाँ FC आ गया था, यहाँ DNC आ रहा है, ठीक है। तो 4π B/π जो कांस्टेंट है बाहर चले गए और अंदर हमारे पास समाकलन में क्या रह गया, 0 to infinity C⁻³ e⁻²DC। इसका समाकलन आपको स्टैंडर्ड मान होता है, आपको एग्जाम में इसका मान डायरेक्ट रखना है और वो होता है 1/2B², रख दिया आपने, तो ये आ जाएगा 4/πB⁻1/2, है ना। B का मान आपने रखना है, m/2 kT होता है, ये सब हम पहले कल प्रूव कर चुके हैं। तो ये C बार = 8 kT/m की पावर 1/2 हो जाएगा। तो हमने देखा C बार B जो मान आ रहा है वो केवल किस पर निर्भर करता है, निकाय के ताप, है ना, T। यहाँ T आप कैलकुलेशन में ध्यान रखें, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, संख्यात्मक प्रश्न आते हैं तो T को हमेशा केल्विन में लिखते हैं, ठीक है ना। यदि आपको T दिया जाता है सेंटीग्रेड में या और किसी यूनिट में तो आपको कन्वर्ट करना है, किस में रखना है, केल्विन के अंदर रखना है। और स्मॉल m गैस का द्रव्यमान है, किसका, अणु का, एक अणु का द्रव्यमान। तो C बार अगर गैस एक ही है उसमें किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये भी वर्गमूल के समानुपाती है, बस अंतर क्या है, वैल्यू अलग है, ठीक है। आपने पिछले जो मैक्सवेल वेग वितरण नियम है वहाँ आपने पूरा जो समीकरण था देखा आपने, DNC का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, ठीक है।
दो चाल आप पढ़ चुके हैं, अधिकतम प्रसंभव्य चाल और औसत चाल। अब लेते हैं अपन वर्ग माध्य मूल चाल कि जो गैस के अणु हैं वो 0 से अनंत तक सभी संभव चालों से चल रहे हैं, ठीक है। टक्कर के बाद उनका वेग बदलता है, लेकिन हम यहाँ पे बात बता दें कि वो जो सभी संभव चाल है उसमें से हम वर्ग माध्य मूल चाल कैसे होगी, क्योंकि औसत चाल आप निकाल सके हैं, जैसा कि शब्दों से पता है। इंग्लिश में इसको कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में कह रहे हैं वर्ग माध्य मूल, है ना, उल्टा मूल यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ इंग्लिश में रूट का मतलब मूल होता है, वो पहले आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं वर्ग माध्य मूल चाल, तो जो चाल है सी, अगर वर्ग माध्य मूल चाल हम लिखेंगे तो जो CRMS लिख रखा है उसको आप देखिए, ये समीकरण में क्या कह रहा है, c की घात 2, है ना, c स्क्वायर, तो वर्ग c स्क्वायर हो गया। माध्य तो आपने ऊपर c स्क्वायर का औसत लिख दिया, यानी रेखा खींच दी, तो ये वर्ग माध्य हो गया। फिर मूल तो पूरे का c स्क्वायर का जो औसत मान था उसका 1/2 कर दिया, यानी मूल हो गया, अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। वर्ग माध्य मूल का मतलब हुआ c का वर्ग, फिर उसका माध्य यानी ऊपर बार कर दिया, फिर उसका मूल यानी हाफ कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसकी परिभाषा ऊपर जो शब्दों में लिख रखी है वो आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी निकाय में अणुओं के चालों के वर्ग, चालों के वर्ग यानी c को चाल करें अपन, तो चालों का वर्ग क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया। चालों के वर्ग के औसत यानी c स्क्वायर के ऊपर बार, ठीक है, के वर्गमूल यानी उस पूरे का आपने क्या कर दिया, 1/2 घात कर दी, को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा अगर आती है, केवल परिभाषा, है ना, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें आपको केवल इस तरह से बताना है वर्ग माध्य मूल चाल क्या है, किसी निकाय में अणुओं के चालों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं, ठीक है। अब इसका मान रखे, है ना, ये सूत्र हो गया हमारे पास। लेकिन इंग्लिश में मैं बता दूं, अगर रूट मीन स्क्वायर कर रहा है तो उसमें उल्टा चलता है, जो भी भौतिक राशि है उसका आपको रूट निकालना है, यानी 1/2 पावर होगी, फिर मीन करना है तो बाहर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करना है तो नीचे आ जाएगा, तो उसमें उल्टा चल रहा है ना। आप देख रहे हैं उसमें ऊपर से आ रहा है रूट मीन स्क्वायर, पहले 1/2 आएगा, फिर बाहर आएगा, फिर c स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हिंदी में वर्ग तो c स्क्वायर, फिर उसका माध्य, फिर मूल, ठीक है। तो हिंदी में वर्ग माध्य मूल, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर। तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी का उपयोग करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लेकिन तरीका वही रहेगा, गणितीय सूत्र नहीं बदलने वाला। CRMS क्या हुआ, c स्क्वायर के औसत का फिर वर्ग हो गया, वर्ग माध्य हो गया, है ना, c स्क्वायर का माध्य बाहर हो गया और उसका फिर मूल यानी 1/2। इसमें क्या करना है हमें, अब इसको आप गणितीय सूत्र में कैसे करेंगे, आप जानते हैं हमें c स्क्वायर का औसत लेना है। पहले c के औसत का मान क्या था, CDNC, और नीचे 1/n 0 to ∞ CNDNC आ रहा था, ठीक है, जो बड़े कोष्टक में आपने दे रखा है, यहाँ दिख रहा है आपको बड़े कोष्टक में, ये 1/n 0 to ∞ CDNC c का औसत मान था, लेकिन हमें c स्क्वायर का औसत निकालना है, तो c की जगह क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/n 0 to ∞ c स्क्वायर DNC आ जाएगा। यानी इसका सूत्र एक तरह से देखा जाए तो क्या था, c1 स्क्वायर DN1 प्लस c2 स्क्वायर DN2 प्लस c3 स्क्वायर DN3 एंड सो ऑन, नीचे आ जाएगा DN1 प्लस DN2, तो वो नीचे समेशन DN तो क्या आ जाएगा, बाहर आ गया 1/n, और 0 to ∞ फिर c स्क्वायर वो DNC आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका तो ये तो c स्क्वायर का औसत मान हुआ जो बड़े कोष्टक में दिख रहा है, फिर उसका आपको मूल लेना है, अंडर रूट लेना है, तो 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, CRMS कहेंगे। अब इसका दोनों तरफ हमें गणितीय सूत्र को हल करना है, तो क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो राइट हैंड साइड से वर्गमूल हट जाएगा और ये हो जाएगा c स्क्वायर RMS = 1/n 0 to ∞ c स्क्वायर DNC। अब इसको हल करना आसान है कि हमें केवल क्या करना है, DNC का मान रखना है। मैक्सवेल वेग वितरण नियम में आपने जो DNC पढ़ा था वो आपको यहाँ पे अध्ययन करना है, तो c स्क्वायर मैं मान रख रहा हूँ, c स्क्वायर RMS = तब क्या आ जाएगा, 4πNB/π3/2 0 to ∞ c स्क्वायर, तो यहाँ था ही, और हमारे पास मैक्सवेल वेग वितरण नियम में भी c स्क्वायर आता, दोनों गुणा होकर c4 हो जाएगा, तो केवल c के पद अंदर रहेंगे, बाकी बाहर हैं वो हमने बाहर ले लिए समाकलन से। और ये जो समाकलन है
हमारे पास बचा 0 टू इन्फिनिटी C4 इक्वल बी सी स्क्वायर, इसका मान होता है वो आपको डायरेक्ट रखना है 3/8 पाई की घात पाई अपॉन बी की पावर 5 1/2, वो यहाँ रख देंगे। तो ये कट के, तो एग्ज़ाम में आपको अगर इनडायरेक्ट में याद नहीं रहता है तो C² RMS को आपको ये याद रखना होगा कि 3/2b होता है। तो बाहर जो हमारे पास कांस्टेंट है 4πNB अपॉन पाई की पावर 3/2, वो ये जो वैल्यू आपने रख दी है वो इस तरह से होनी चाहिए। अगर कहीं आप भूल भी जाएं तो उल्टा चलें कि इसका मान 3/2 आता है, हम यहाँ क्या रखें कि वो कट के 3/2b रह जाए। b आप जानते हैं m/2 kT होता है, वो मान यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा CRMS इक्वल टू 3/2b था, उसमें b का मान रख दिया, ये आ जाएगा √3 kT/m। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये तापमान के वर्गमूल के समानुपाती है और द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो किसी भी गैस के लिए तीनों चालों का अध्ययन हमने कर लिया है ना। CMP CM जिसको हम बोल रहे थे मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, एक C बार औसत था, और ये CRMS वर्ग माध्यम मूल चाल। इन तीनों का यदि रिलेटिव आपेक्षिक अध्ययन करें अपन, CM C बार और CRMS जो मान थे उनको रख दें, उनका अनुपात √2 kT, फिर √8 kT और फिर √3 kT। तो हम तीनों में हम एक साथ देखें, देखिए आप, तो ऊपर सब में K वोल्टेज मान कांस्टेंट है, कॉमन है, निकाय का ताप T अगर एक ही गैस ले रहे हैं और उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप अध्ययन कर रहे हैं तो T भी कांस्टेंट हो जाएगा, और एक ही गैस है तो प्रत्येक अणु का गैस का द्रव्यमान भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो KT/m तीनों में कॉमन है, वो कट जाएगा। तो पहले में क्या रहेगा, केवल √2, सेकंड वाले में रहेगा √8/पाई और थर्ड में रहेगा √3। अगर √2 का मान आप भाग दे दें तो पहले वाले में 1 रह जाएगा और नीचे सेकंड वाला जो पद है उसमें 1.12 है ना, √8 में 2 जाएगा तो 4/पाई को उसका वर्गमूल निकालें तो 1.128, और √3/2 है ना, इसमें भाग देंगे तो लास्ट में √3/2 का वर्गमूल लें तो 1.224 आ जाएगा। तो यदि यहाँ पे पहला हमारे पास CM था, अधिकतम प्रेरक संभव चाल यदि 1 है तो उसके अनुपात में औसत चाल 1.128 गुना ज़्यादा होगी, और वर्ग माध्यम मूल चाल अधिकतम प्रेरक संभाव्य चाल से 1.224 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम CM है, फिर C बार उससे ज़्यादा है औसत चाल, और वर्ग माध्यम मूल चाल वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास यदि y एक्सिस पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, है ना, ग्राफ से इसका अध्ययन करें, तो y एक्सिस पर यदि dNc/dc लें, है ना, जैसा कि हमारे पास ये समीकरण जो कर्ड है, जैसे जैसे C का मान बढ़ता है C² बढ़ता है, इसलिए पहले C के साथ dNc/dc का मान एक पर्टिकुलर मान तक बढ़ता है और फिर इसका मान घटने लगता है। तो जहाँ पर अधिकतम होता है dNc/dc हमने कहा था 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पीक है ऊपर जो टॉप दिख रहा है वो कहाँ होगा, C=CM पर। यदि इस C पर dNc/dc पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो ओरिजेंटल होगी, एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। वो बता रहा है वहाँ के इस बिंदु पर dNc/dc का मान 0 होगा। एक्स एक्सिस के समानांतर यदि आप स्लोप है ना dy/dx क्या होगा, अगर वो 0 होता है तो वो एक्स एक्सिस के समानांतर होती है, वो यहाँ प्रूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि C=CM पर अधिकतम मान होने से ये एक नियतांक हो जाएगा। फिर C बार उससे थोड़ा अधिक है, आगे डॉटेड करके ग्राफ में बता रखा है, और CRMS उससे और ज़्यादा होगा। तो तीनों का अध्ययन करके आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि CRMS सबसे अधिक है, C बार उससे कम है और CM सबसे कम है, लेकिन अणुओं की संख्या CM पे सबसे ज़्यादा है। इस चाल पर अधिकतम प्रेरक संभाव्य चाल पर सबसे अधिक अणु गति कर रहे हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में हमने तीनों चाल, अधिकतम प्रेरक संभाव्य चाल, औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल का अध्ययन किया, और हमने पाया कि ये कैसे ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि इनके न्यूमेरिकल आ जाएं तो आप एग्ज़ाम में इनका उपयोग करते हुए उनको हल करें और यूनिट का ध्यान रखें। धन्यवाद।